कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले पॉल्यूशन के बारे में, यानी स्ट्रेटोस्फियर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, यानी यहां हम बात करने वाले हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा, चलिए जरा देखते हैं। तो 1980 में पता चला कि भाई अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन लेयर काफी पतली हो गई है और उसको खा रहा है क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये मेन चीज है जो उसको वहां पर डिके कर रहा है। ठीक, तो सोचा गया कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो हम सबको पता था कि भाई ऑक्सीजन जो है O2 वो कुछ ऐसे अपर एटमॉस्फेयर में, ये O2 का मॉलिक्यूल है, ये अपर एटमॉस्फेयर में सनलाइट की मौजूदगी, अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाती हैं ओजोन का मॉलिक्यूल। ये प्रोसेस जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम सबको पता है। और थर्मोडायनेमिकली ओजोन आपका अनस्टेबल भी होता है। ओजोन जो है थर्मोडायनेमिकली कैसा है? अनस्टेबल है। अब होता क्या है, जो आप रेफ्रिजरेटर या एसी में यूज करते हो ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो काफी हल्के होते हैं और वो अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक ये फ्लोरीन है, एक ये फ्लोरीन है, इधर एक ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। ठीक है, ये आपका अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकली ब्रेक होते हैं और फॉर्म करते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल और CF2Cl फ्री रेडिकल। इस चीज को, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ना बच्चों, ये जैसे ही बनता है तुरंत पहुंचता है इस अनस्टेबल ओजोन की तरफ और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस अनस्टेबल ओजोन के साथ रिएक्शन करके बनाता है क्या? ClO और O2। देखो, खा लिया इसने ओजोन को, किस में कन्वर्ट कर दिया? O2 में। ठीक है, अब ये फिर क्या करता है? ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन तो मौजूद है ही, ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से वापस रीगेन कर देता है क्लोरीन फ्री रेडिकल को। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से जाकर इसके साथ रिएक्शन करता है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं कि जो CFC वाले कंपाउंड हैं, ये आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट फॉर कॉन्टिन्यूअस जनरेटिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। और यही खा रहा है किस चीज को? ओजोन को। इतनी बात समझ में आई? अब अंटार्कटिका के ऊपर ये जो डिप्लेशन होने का जो कारण है, वहां की क्लाइमेट कंडीशन है। ठीक है, होता क्या है कि जब समर होता है ना, गर्मियों में जो ClO फ्री रेडिकल है वो NO2 के साथ, NO2 गैस ऊपर हाई टेम्परेचर पर मौजूद है, इसके साथ मौजूद कर होके क्या बनाता है? ClO और NO2। जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये आपका एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन की फॉर्म में थोड़ा बहुत मीथेन पहुंचा है, उसके साथ मिलकर बनाता है क्या? Cl फ्री रेडिकल और HCl। तो क्या होता है कि ये क्लोरीन एक तरह से क्या हो जाता है? खत्म टाइप का हो जाता है, डिप्लेशन नहीं करता, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कब? समर में। फिर क्या होता है विंटर में? यहां पर कुछ क्लाउड्स जो होते हैं, विंटर में जो क्लाउड होते हैं ना, उन पर ये चीज आकर डिपॉजिट हो जाती है। ये जो कंपाउंड है ना, ClO, क्लाउड्स के अंदर क्या है? पानी मौजूद है। तो ये आपका इनके ऊपर आकर ये सारे केमिकल्स जो हैं, ये सारी चीजें जो बनी हुई हैं ना,
ये जो NO2 वाला बना हुआ है, ये सारी चीजें इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है, वाटर वेपर यहां मौजूद है। और जब फिर से बसंत आता है, मतलब हल्की सी रोशनी इनको मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो ये सूरज की हल्की सी रोशनी पाकर अब यहां पर एक रिएक्शन चालू होती है। और वो रिएक्शन क्या होती है बच्चों? देखिएगा, यहां होने क्या लगता है, यहां होने ये प्रोसेस लगती है कि ClO और NO2, ये आपका इसकी वाटर वेपर जो इसके अंदर मौजूद है, वाटर मौजूद है, इसके साथ रिएक्शन करके बना देता है HOCl और HNO3। ये HOCl सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है और जनरेट होकर सामने ही हा 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 करते हुए क्या आ जाता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। और तो और, जो आपका ऊपर से यहां से जो जनरेट हुआ ना HCl, ये आपका एक काम करता है, ये आपका ClO NO2 के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है HNO3। बनाता है क्या? HNO3। ठीक। और HNO3 और साथ में क्या बना देता है ये? वापस क्लोरीन। क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से ब्रेक होता है और इस तरह से इतने भयंकर क्लोरीन हमारे सामने आ जाते हैं जो अब इस डिप्लेशन को फास्ट कर देते हैं। तो ये है वो क्लाइमेट कंडीशन जिसके कारण से वो ओजोन लेयर जो अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद है वो पतली हो जाती है, और जिससे जो खतरनाक वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिनके अंदर लैम्डा जो होता है वो आपका 255 नैनोमीटर के आसपास का होता है, ये रेडिएशन अर्थ सरफेस पर आने लगते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा। अब मैं अगली बात करता हूं। अगली कहानी है अपनी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के तीन कॉज हैं। पहला है पाइथोजेंस, दूसरा है हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, और तीसरा जिसको हम रखते हैं अपनी कैटेगरी केमिकल पॉल्यूशन की कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले हम यहां पर इनको डिफाइन करते हैं, इनके बारे में मैं दो टर्म बोलता हूं। पाइथोजन का मतलब क्या होता है? रोग जन्म, जो कीटाणु होते हैं जो पानी में मौजूद रहते हैं जिसको बेकार करते हैं। ठीक है, अच्छा। देखो, यदि हमारे पास वाटर है तो वाटर जो है हमारे लिए अच्छा कौन सा है? जिसके अंदर, इसको हटाने का कोई तरीका बताओ यार। जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो यदि हम कोल्ड वाटर के अंदर जो DO है, DO बोले तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, वो 10 ppm के आसपास होती है। ठीक है, अगर वाटर हमारा अच्छा है तो उसके अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो 10 ppm के आसपास होती है। एयर में हमारा जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना, ये आपका 2 लाख ppm के आसपास होती है। ठीक है, इनमें मछलियों को गाड़ी नहीं चलानी पड़ती ना, एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 10 ppm के आसपास होती है। अब यदि यहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज, जो ऑक्सीजन यहां मौजूद है, यदि उनके अंदर पैथोजेंस या कीटाणु ऐसे हैं जो इनके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन के परसेंटेज को, डिसॉल्व ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को, यदि वो 6 ppm से नीचे ले गए, 6 ppm से नीचे ले गए, तो ये जो वाटर है ना, वहां पर
जो फिश हैं उनकी ग्रोथ जो है वो आपकी रुक जाएगी, इनकी जो ग्रोथ है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए काफी डेंजरस है। तो एक टर्म आपने ये सीखा। दूसरा टर्म, दूसरा टर्म वाटर के हिसाब से, यदि उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हो, कुत्ता मक्खी मच्छर उसके अंदर पड़े। सर मक्खी मच्छर कहाँ से आ गए, इस पे आप एक्सप्लेन कर देंगे एक बार? मैं बता रहा हूं अभी। यहां पर कुछ भी जानवर वानवर कुछ पड़ा हुआ है इस पानी में, ठीक है, ये तो अब जैसे ही यहां पर मौजूद बैक्टीरियाज को पता चलता है, अच्छा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं यहां पर, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया कुछ मान लो ऐसे दिखते हैं। रहने दो, बैक्टीरिया नहीं बनाते, किसी से शक्ल से मिलने लग जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं बनाते, ठीक है। ये बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ते वक्त उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, यानी एरोबिक, यानी जो ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। कौन से? एरोबिक, जिनको ऑक्सीजन चाहिए। और ये बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन नहीं चाहते हैं उनको एनएरोबिक कहते हैं। लेकिन इसको तोड़ने का काम कौन करते हैं पता है? ये वाले बैक्टीरिया, ये इस ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ते हैं। और अब यदि ऑक्सीजन ये इस इस ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ रहे होंगे तो ये खूब सारे आके पहले तो यहां पर बैठेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, इनके बच्चे भी हैं, सब लेकर आए, चलो चलो वहां चलना है, दावत है आज, ठीक है। यहां पहुंच गए सबके सब। अब यदि यहां पहुंचे तो ऐसा तो है नहीं अपने साथ ऑक्सीजन का एक छोटे छोटे सिलेंडर लेके आएंगे अपनी पीठ पर बांधे रहेंगे, नहीं ना। तो ये क्या करेंगे, इसी वाटर से ही ऑक्सीजन को लेंगे। इन बेचारों के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसको हम बोलते हैं BOD, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो, यदि ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत सारा हुआ तो ये बहुत सारी आके कॉलोनियां बनाएंगे, इनको बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होगी। तो यदि बीओडी की वैल्यू, बीओडी की वैल्यू यदि ज्यादा हुई, यानी 17 ppm या इससे ज्यादा हुई, तो इसका मतलब ये है कि पानी में खूब सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये बैक्टीरिया आके खूब सारी जगहों पर कॉलोनियां बना रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसा वाटर हाईली पॉल्यूटेड वाटर है। और यदि बीओडी की वैल्यू 5 ppm या उससे कम हुई, तो इसका मतलब यहां ऑर्गेनिक वेस्ट कम है, यहां ऐसी कॉलोनियां बहुत कम बनी हैं, यहां इस तरह से बैक्टीरिया का जमाव नहीं है, वहां पर बैक्टीरिया को कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये आपका कैसा है, इसको आप क्लीन वाटर बोलते हो। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं इसमें बात करता हूं थर्ड टाइप के पॉल्यूशन के बारे में, केमिकल पॉल्यूशन। केमिकल पॉल्यूशन को मैं ऐसे बात करता हूं, इन बैक्टीरिया के बीच से निकलता हूं। ये देखो, देखा आपने, बीच में मिस्टर इंडिया बन गया। सर इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे एक बार? मैं बता रहा हूं अभी। अब देखो, जैसा कि हमको पता है कि वाटर जो है वो आपका एक जबरदस्त सॉल्वेंट है। तो ये आपका कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करके पानी में ले आता है।
हैवी मेटल्स जो कैडमियम, मरकरी, इन सबको भी ये आपका ले आकर पानी में मिक्स कर देता है। और ये जो केमिकल्स हैं ना वो आसानी से पचाए नहीं जा सकते इंसानों के द्वारा, और इनकी अगर एक लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी हो गई ना तो बहुत किडनी विडनी के लिए फेलियर हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। थोड़ा बहुत है तो चल भी जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि इतना इतनी चीज़ें हैं तो चल जाएंगी। ठीक है, तो ये पानी एक कारण है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इन सबको उठा कर ले आता है। दूसरा, जैसे हम लोग ने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो रोड है जिसमें बर्फ जमा है, ठीक है, आप उन बर्फ को हटाने के लिए जो केमिकल का यूज करते हो, NaCl है, CaCl2 है, ये सब आपका पानी के अंदर बहुत आराम से मिक्स हो जाते हैं, और ये भी आपका वाटर के अंदर एक तरह से केमिकली पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? एक सॉल्वेंट है जिसको हम क्लीनिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। जो क्लीनिंग सॉल्वेंट कहलाता है, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, वो होता है PCB, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है पॉली क्लोरीनेटेड बाइफेनिल। ये आपका ऐसा होता है जो इजीली वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और ये सॉल्वेंट जो है ये कैंसर कॉज करता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये सब कैसे पॉल्यूटेंट हैं? केमिकल पॉल्यूटेंट हैं। ठीक है, जो आप डिटर्जेंट का यूज करते हो, जो आप डिटर्जेंट का यूज करते हो, उन डिटर्जेंट में यदि आप, मान लीजिए आपने कहा कि नहीं हम बायोकेमिकल डिटर्जेंट यूज करेंगे, तो बायोकेमिकल डिटर्जेंट भी जो होते हैं उनको खाएगा कौन? बैक्टीरिया ही तो खाएगा। जो आपके बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, अगर आप उनका भी यूज करते हो ना, डिग्रेडेबल, इनका भी यूज करते हो ना, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का, तो इन डिटर्जेंट को भी खाएगा कौन? इनको खाएंगे वही बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया खाएंगे इनको, वो क्या करेंगे? वो डीओबी को बढ़ाते जाएंगे। डीओबी बढ़ेगा तो वो वाटर कैसा होता जाएगा? पॉल्यूटेड होता जाएगा। अगली बात ये आ गई, और देखो, जो आप फर्टिलाइजर में यूज करते हो चीजें, जो आपकी खेतों में आपका पौधों की ग्रोथ को इंक्रीज कर रही है, वो भी किसी ना किसी फॉर्म में लास्ट में पहुंचेगी तो पानी में ही। ठीक है ना? जैसे आपने फॉस्फेट मिलाया, आपने ऐड किया फॉस्फेट, जिसका यूज आपने फर्टिलाइजर की तरह किया इन वाटर, फर्टिलाइजर की तरह आपने इसको यूज किया, और ये क्या हुआ? पानी में चला आया। ये वहां पर पेड़ पौधों की ग्रोथ को बढ़ा रहा था, अब पानी में आकर ये किसी तालाब में पहुंचा। किसी तालाब में पहुंचा तो इसने क्या किया? वहां पर मौजूद जो पेड़ पौधे हैं ना, उसको बढ़ाना चालू कर दिया, और पूरे पानी के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर ये पूरी ग्रीन कलर की एल्गी फैल गई। पूरी एक ग्रीन कलर की एल्गी फैल गई। जिसने क्या किया? अब ये एल्गी फैल गई चारों तरफ, यहां पर एक तरह से जो एक बैलेंस होता है ना, जितना पोषण यहां पर मिलना चाहिए वो सारा पेड़ पौधों को मिल गया, इनको नहीं मिल पाया। जो एक्वेटिक लाइफ है, जो बायोडायवर्सिटी है ना, उसको भी एक तरह से यहां ब्रेक कर दिया गया। इस बायोडायवर्सिटी को ब्रेक करने वाले को एक टर्म से जाना जाता है, लूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखो बच्चों, आपका बोर्ड जो है ना, कल जैसे मीटिंग मीटिंग हुई थी, जो बोर्ड है ना वो, उसके प्रैक्टिकल होंगे मार्च वार्च में, सॉरी फरवरी लास्ट में या मार्च में, और जो पेपर होंगे ना वो और थोड़ा सा आगे ही हो रहे हैं। तो अभी आपको एक आध दो महीने बोर्ड के पेपर में लिखना कैसे है ना, इसके बारे में टेंशन लेने की बजाय सिलेबस रिवाइज कैसे करना है, सिलेबस पूरा कैसे करना है, और पहले, सबसे पहले जिससे इनकाउंटर होना है ना, वो है KVPY, और पहला
जो आपका फरवरी में आ रहा है मेंस का, वो सबसे पहले पढ़ेंगे। तो लिखने के बारे में आप बार बार मुझे छेंगे, मुझे लिखेंगे कैसे, ये सारी चीजें अभी आप मत पूछो। जब टाइम आएगा ना, मैं वो नहीं हूं कि बैठे बैठे आपको एक टाइम पे मिलूं, 4 बजे 6 बजे के बाद फिर मैं चला गया, फिर आराम से बैठे हुए, नहीं। जैसे आप उठते हो वैसे ही मैं उठता हूँ, जैसे आप सोते हो थोड़ा पहले मैं सो जाता हूँ, वैसे ही कुछ मैं सोता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आपके साथ हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। तो लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, इसको जाना जाता है यूट्रोफिकेशन। इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा, तो यहां पर ये जो 3 टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, एक ये बीओडी, और ये एक जो है यूट्रोफिकेशन, और ये पीसीबी। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं एक दूसरी चीज के बारे में, जो 2 साल पहले तक बिल्कुल परफेक्टली इस चीज से जो पूछा जाता था, वो यही चीज पूछी जाती थी, और वो था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कि क्या है ये वाटर जो है वो सेफ है, उसके अंदर कौन से आयन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। ठीक है। इनमें सबसे पहले पहली बात जो करनी है, वो करनी है फ्लोराइड के बारे में। तो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो हम पानी पी रहे हैं उसके अंदर, अप टू 1 ppm। 1 ppm तक है ना, तो बढ़िया है। ये क्या करता है, ये आपका टीथ के ऊपर एक लेयर होती है, टीथ एनिमल होता है, एनाइमल, एनिमल बोले, टीथ एनाइमल होता है, जो एक लेयर होती है दांतों के ऊपर, उसको ये स्ट्रांग करता है। कैसे स्ट्रांग करता है, ये आपका इस केमिकल को इस केमिकल में कन्वर्ट करता है, PO4 का होल ट्वाइस डॉट। इससे मैं परेशान हो चुका हूं भाई यार, इसको भगाने का तरीका बताओ कोई। डॉट CA, और ये आज से ही चालू हुआ है, ये पहले कहाँ आता था देखो। ठीक है। ये जो टीथ एनामल है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है, ये है टीथ एनामल, यानी हाइड्रोक्सापेप्टाइड। हाइड्रोक्सापेटाइट, ये नाम याद रखिएगा, ये एक बार पूछा गया है। हाइड्रोक्सापेटाइट ये जो है ना, ये फ्लोराइड इस टीथ के ऊपर मौजूद लेयर को स्ट्रॉन्ग करता है, इसमें कन्वर्ट करके 3CA3PO4 का होल ट्वाइस। अब देखो, अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे ना, तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसके आपको सवाल करवा दूंगा, किसके, आपका जो भी एग्जाम्पलर है, तो सारी कहानी निपट जाएगी। ठीक है। तो ये इसका नाम है फ्लोरापेटाइट। ठीक है। ये वो हार्ड लेयर है दांतों के ऊपर। ऐसा नहीं कि खूब सारा पी लो, 2 ppm से ऊपर चला गया ना तो दांत बचेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो लेयर की बात क्या करी जाएगी, है सर। हाँ। ठीक है। तो जो फ्लोराइड है वो आपका 1 ppm तक बर्दाश्त है। जो सल्फेट है वो आपका 500 ppm तक, 500 ppm तक होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, 500 ppm तक बर्दाश्त है। ठीक है। नाइट्रेट जो है, ये आपका अप टू 50 ppm होने चाहिए। ठीक है। अगर यहां पर एक क्वेश्चन आता है, अगर एक्सेस हो जाती है, इफ एक्सेस ऑफ
नाइट्रेट NO3-। तो ये एक डिजीज कॉज करता है, कॉजेस मीथ्मोग्लोबिनिया, ग्लोबिनिमा। इसका ये भी नाम पूछा जा सकता है, मीथ्मोग्लोबिनिया, और या इसका एक नाम और है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये कब होता है? एक्सेस ऑफ NO3 से, ठीक है। तो बच्चों देखो, मतलब एक या दो लेक्चर के अंदर ये पूरी एक यूनिट खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आप ध्यान अभी लगा लोगे ना, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्या आपको लगता है कि जब फरवरी में आप सोच रहे हो कि 15 तारीख से बाद पढ़ना चालू करोगे या 10 तारीख से पढ़ना चालू करोगे तो सब आपको याद रहेगा? ऐसा नहीं होता। देखो, एक चीज होती है ना कि कॉन्फिडेंस, जब आप पेपर लगा रहे हो, उनमें ऐसे सवाल आ रहे हैं और आपसे बनते जा रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है ना, वही एग्जामिनेशन हॉल में पैर रखने से पहले आपको ताकत देता है, और वही कठिन से कठिन सवाल को फोड़ने में भी मदद करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सारे प्रयास अभी ही कर ले रहा हूं। कोच हूं, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। अच्छा, और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें इस स्टैंडर्ड में एक चीज और है, जैसे हम, ये तो हमने एनायन देखे, कैटायन, पीबी है, एफई है, एल है, ठीक है, एमएन है, कॉपर है, जिंक है और कैडमियम है, ठीक है। इसका जो अमाउंट होता है वो 5, और ये सब हम पार्ट पर मिलियन में लिख रहे हैं, इतना। कॉपर का 3, इसका पॉइंट, सॉरी, एमएन का 0.05, एमएन का 0.05, ठीक है। और एएल वाले का है 0.2, ठीक है। इसका है आपका 50 पार्ट पर बिलियन, यानी ये सबसे खतरनाक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। इसको आप, ये हमने ऐसे ही क्यों लिखा है, इधर वाले को इधर क्यों किया है, तो इसको आप ऐसे याद रखिए। प्रभु, प्रभु, फिर आजकल, प्रभु, फिर फिर आज कल, इधर ही लिख देता हूं, आप सही से लिख लेना इसको इस साइड में, ठीक है। मन क्यों जानदार और कड़क, जानदार और कड़क, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत छोटी सी चीज, दो आर्टिकल बहुत छोटे छोटे से बचे हैं। एक है सॉइल पॉल्यूशन। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सारे पॉइंट एक एक करके सब निपट जाएंगे आपके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मलेरिया के लिए आपका यूज किया जाता था डीडीटी का। तो ये जो डीडीटी थी ना, इसका बहुत जबरदस्त तरीके से यूज किया गया था उस वक्त, ठीक है, जिससे मलेरिया की रोकथाम हो सके। कई बहुत बार यूज करने से मच्छरों ने क्या किया, इसके प्रति जो टेंडेंसी थी वो डेवलप कर ली, मतलब रेजिस्टेंस की टेंडेंसी जो थी वो डेवलप कर ली। अब उनको कुछ नहीं होता। आप देखो ना, कई दिनों तक ऑल आउट लगाए रखो ना घर में, तो मच्छर फिर कुछ दिनों बाद उससे यूज टू हो जाते हैं, वो मरते वरते नहीं फिर। ऐसा नहीं उन्होंने मांस खरीद लिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं, लेकिन वो उनके अंदर अपने आप रेजिस्ट करने की पावर डेवलप हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ पेस्टिसाइड का यूज करना चालू कर दिया। ये सब सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड का यूज करने लगे, फिर
इन पेस्टिसाइड में केमिकल्स यूज होते हैं जो आपका खत्म भी नहीं होते, ऐसा नहीं कि समय के साथ वो खत्म हो जाए। एक तो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं और वो खत्म भी नहीं होते, ठीक है ना? तो जो शुरुआत में जो पेस्टिसाइड यूज करे जाते थे उसके अंदर एल्ड्रिन, ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, एल्ड्रिन और डाई एल्ड्रिन यूज होते थे, जो आपका ऐसे होते थे कि वाटर इंसॉल्युबल होते थे, और ये ऐसा भी नहीं होता था कि डिग्रेड हो जाए, नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने इसको हटाया और इसके अंदर हम लेकर आए किस चीज को, हर्बिसाइड्स को। इनके अंदर हम केमिकल्स यूज करने लगे, जैसे सोडियम क्लोरेट, और सोडियम क्लोरेट मतलब NaClO3, और सोडियम आर्सेनेट, इनका यूज करने लगे। ठीक है ना? ये भी ऐसे होते हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। एक तो ऐसा पेस्टिसाइड है जिसका नाम है अ, अ, कार्बामेट, जिसका नाम है कार्बामेट। जो ऐसा है, जो अगर मिलकर कहीं पानी वानी में पहुंच गया ना, तो ये नर्व सिस्टम को बेकार कर देता है। ठीक है ना? मे कॉज नर्व डिजीज, मे कॉज नर्व डिजीज। अच्छा, एक चीज और, अब इसके बाद एक और चीज है जो इसके अंदर लिखी गई है, और वो है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में क्या कहा गया है, इसके अंदर अब पूरी तरह से बकवास चीजें आने लग गई हैं। इस ग्रीन केमिस्ट्री में क्या है कि जो भी आप ऐसी चीजें यूज करते हैं जो चीजें पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे जो आपका कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट आप यूज करते हो, कोई भी ऐसा एजेंट जिसमें क्लोरीन हो, ठीक है, जैसे जनरली ये यूज होता है Cl2, इसको मैं लिख देता हूं पॉइंट वाइज, चलो, डबल बॉन्ड C और Cl2। ठीक है, ये आपका एक यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग एजेंट, ड्राई क्लीन जो आप कराते हैं ना, वो इसका यूज करते हैं आप। ये जो एजेंट है ना, ये क्या करता है, ये बेकार होता है बहुत ज्यादा, ये ग्राउंड वाटर को भयंकर रूप से बेकार करता है। ठीक है ना? तो कहा यह गया ऐसे सोर्सेज जिसमें क्लोरीन का यूज हो रहा है उसको बंद किया जाए। ठीक है ना? आप तो ना ब्लीचिंग के लिए ना किसी के लिए, आप तो हर चीज के लिए यूज करो किस चीज को, H2O2 को, इसको यूज करो, और जिससे ये आपका वही काम करेगा जो क्लोरीन करता है। तो इसको आप यूज करो, H2O2 को क्लोरीन के ऊपर इसको प्रेफर करो। ठीक है ना? दूसरी चीज, आप जो कैन वैन यूज करो वो प्लास्टिक व्लास्टिक के ना यूज करो, फिर कहीं भी जाओ तो भाई साइकिल से जाओ, आप गाड़ी वाड़ी से ना जाओ, ये सारी कहानी है। ठीक है ना? जो सोप बनाओ आप, वो सोप आप बनाओ वो वेजिटेबल ऑयल से बनाओ। जो आप सोप बनाओ ना, वो आप बनाओ वेजिटेबल ऑयल से, ना कि वेजिटेबल ऑयल से। अब ये सोप जो है ना, ये कोई बनाएगा क्यों, ये महंगा पड़ेगा काफी। उसके मतलब जो डिटर्जेंट है, सिंथेटिक डिटर्जेंट, उनका यूज ना करो, वेजिटेबल ऑयल जो है ना उनसे बनाओ। ठीक है? तो ये आते हैं इस वाले पार्ट में, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री वाले पार्ट में। ठीक, तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, H2O2 का यूज ओवर क्लोरीन। ठीक, कार्बामेट। ऊपर चलो, ये वैल्यूज इसको जरूर, इधर ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये जो चीजें हैं,
ठीक, ऊपर मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो इस तरह से लो निपट गई अपनी ये वाली यूनिट भी। अब आप लगाओगे सवाल वाल तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, निपटाओ जल्दी से इसको।